दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वीडियो गुरु में। आज जीएस की इस क्लास में इकोनॉमिक्स के सेक्शन में आज हम लोग देखने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। लेकिन उससे पहले भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग यानी कि भारत में योजना का क्या इतिहास रहा है, भारत के आर्थिक नियोजन की क्या हिस्ट्री रही है, उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। यानी कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत से पहले क्या कोई इस तरह की योजनाएं थी, कोई प्लान थे जो भारत की अर्थव्यवस्था को प्लान करने के लिए लाए गए थे? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल यस, क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं बॉम्बे प्लान इन 1944 और गांधीयन प्लान इन 1944 सेम ईयर यहां पर रहेगा। बॉम्बे प्लान की बात करें तो बॉम्बे के जो टॉप 8 बिजनेस लीडर्स थे उनके द्वारा 1944 में प्रेजेंट किया गया था, लेकिन इस प्लान को पास नहीं किया जा सका था। गांधी जी के विचारों पर आधारित गांधीयन प्लान लाया गया था 1944 में, लेकिन यह भी पास नहीं हो सका। हम बात कर रहे हैं भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग की हिस्ट्री की कि पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत से पहले क्या कोई ऐसे प्लान थे जो लाए गए थे? जी हां बिल्कुल, नाम आपको यहां पर याद रखना है और उनका ईयर याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो पीपल्स प्लान 1945 में लाया गया और सर्वोदय प्लान 1950 में जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी साहब के द्वारा लाया गया था। अब बात की जाए अगर सर्वोदय प्लान की, तो इसमें एग्रीकल्चर सिस्टम यानी कि जो हमारे देश की रूरल इकोनॉमी है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उसके डेवलपमेंट के लिए लाया गया था, लेकिन यह भी पास नहीं हो सका। एक सबसे जरूरी बात जो आपको यहां पर याद रखनी है वो ये कि भारत की आजादी के बाद इनमें से, इन सभी में से कौन सा प्लान पेश किया गया था? तब आपका आंसर हो जाएगा सर्वोदय प्लान, क्योंकि ये 1950 में लॉन्च हुआ था और बाकी सभी प्लान आजादी से पहले। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा। ईयर आपको याद रखना है, प्लान का नेम आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में, यानी कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान। सबसे जरूरी ये चीज ये रहेगी कि पंचवर्षीय योजनाओं से आपका अर्थ है कि ये 5 साल का एक प्लान, यानी कि 5 साल के टाइम पीरियड को देखते हुए योजनाएं बनाई जाती हैं, पॉलिसी बनाई जाती हैं, उनको पंचवर्षीय योजना कहा जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट लिया गया है इंडिया में, ये कॉन्सेप्ट यूएसएसआर यानी कि जो सोवियत यूनियन हुआ करता था वहां से कॉन्सेप्ट लिया गया था। और शुरुआत हम यहां पर देखें तो पहला जो हमारा 5 ईयर प्लान था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, स्टार्ट हुआ था 1951 में, जो कि आपका फिनिश होगा 1956 में। डेट की बात की जाए, किस तारीख से ये लागू होता है और किस तारीख पर जाकर ये खत्म होता है, तो याद रखेंगे फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग से ये शुरू होगा और फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग पर ये क्लोज होगा। यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चलाई गई थी। ये बात आपको याद रखनी है। अब साथ ही साथ बात करेंगे जीडीपी ग्रोथ की। तो जीडीपी ग्रोथ की बात करें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 5 साल बाद हमें अचीव करना था। जो टारगेट रखा गया था वो 2.1% रखा गया था। और यह जो पर्टिकुलर पंचवर्षीय योजना है वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश की गई थी। इस योजना की बात की जाए तो ये योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जो कि रशियन इकोनॉमिस्ट थे यानी कि अर्थशास्त्री थे। उनके द्वारा जो सुझाव दिए गए थे, जो भी रिकमेंडेशंस दी गई थी, उन पर आधारित थी भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना। सीधा सीधा एग्जाम अपडेट आपके लिए बन सकता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, किस मॉडल पर बेस्ड थी। देन योर आंसर इज हेरोल्ड डोमर मॉडल। आप इनके पूरे नाम भी यहां पर देख सकते हैं। सबसे पहले यहां पर जो इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं वो है सर रॉय हेरोल्ड और उस तरफ किनारे की तरफ है सर एवेजी डोमर। तो ये दो अर्थशास्त्री थे जिनके मॉडल पर बेस्ड था आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना में, तो कुछ यहां पर जब ये योजना शुरू की गई थी, स्टार्ट हुई थी ये योजना, तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी देश के सामने जो देश झेल रहा था, जैसे कि आप सभी के सामने है इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज, यानी कि जो शरणार्थी होते हैं किसी दूसरे देश से दूसरे देश की तरफ रुख करते हैं जीवन यापन के लिए। जब कोई परिवार, जब कुछ लोग अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में शरण लेते हैं तो उन्हें हम शरणार्थी कहते हैं। आजादी के बाद से शरणार्थियों की जो समस्या थी वो बढ़ती चली गई, क्योंकि भारत का बंटवारा हुआ था पाकिस्तान से। तो उस समय भारत शरणार्थियों की जो समस्या है उनसे जूझ रहा था। इसके अलावा भोजन की कमी थी, उससे भी भारत जूझ रहा था। बढ़ती महंगाई से भी देश का सामना हो रहा था जब पहली पंचवर्षीय योजना को देश में लागू किया गया था। हाईएस्ट प्रायोरिटी की बात करें, सर्वोच्च प्राथमिकता क्या थी इन 5 सालों में? किस क्षेत्र का, किन चीजों पर ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी था, किन पर्टिकुलर सेक्टर्स पर फोकस किया गया? तो आंसर आप सभी के सामने है, एग्रीकल्चर,
इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट्स, यानी कि रूरल इकोनॉमी पर फोकस करना है, कृषि को डेवलप करना है, कृषि का विकास करना है, सिंचाई सुविधाओं को बढ़ावा देना है। अब देखिए, अगर एग्रीकल्चर को डेवलप करना है तो सिंचाई सुविधाओं को बढ़ावा तो देना पड़ेगा, और साथ ही साथ पावर प्रोजेक्ट्स को, यानी कि बड़े बड़े डैम्स और बिजली के लिए यहां पर पावर प्रोजेक्ट्स भी लगाए जाने हैं। कई क्वेश्चन एग्जाम में बनता है हिस्ट्री पर बेस की कौन कौन से इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाए गए थे, तो आंसर आप सभी के सामने है। भाखड़ा नागल डैम जो आपका बना है सतलज रिवर पर, यह प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया। हीराकुंड डैम जो कि महानदी रिवर पर लोकेटेड है, यह भी प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया। और दामोदर घाटी जो बांध है दामोदर नदी पर, यह भी प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया। तो इन सभी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको याद रखना है, किस नदी पर है, किन राज्यों में है, यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं देश में और आईआईटीज को एस्टेब्लिश करने की भी बात हुई, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीक से युवाओं को प्रेरित करने के लिए, शिक्षा के स्तर को और ऊपर लाने के लिए, जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक की जो स्टडी है, पढ़ाई है, उसके लिए भारत में आईआईटीज की स्थापना होती है। और भारत की सबसे पहली जो आईआईटी है, फर्स्ट आईआईटी, वो सेटअप होती है आपकी खड़गपुर में 1951 में, 1951 में। खड़गपुर की बात करें जो कि वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। और एक बार पहली आईआईटी जब स्टैब्लिश होती है 1951 में खड़गपुर में, उसके बाद बॉम्बे में 1958, मद्रास में 1959, कानपुर में 1959 और दिल्ली में 1963, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। एक के बाद एक आईआईटीज इंडिया में ओपन होना शुरू होती हैं और तकनीक की जो स्टडी है, टेक्नोलॉजी की जो स्टडी है, वो भारत में शुरू हो जाती है काफी बड़े स्तर पर। साथ ही साथ बात करते हैं, उससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, आईआईटी खड़गपुर वेस्ट बंगाल राज्य में लोकेटेड है। ये उसकी तस्वीर है उस जमाने की, उस समय की। साथ ही साथ भारत में हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन की भी स्थापना होती है 1956 में। ये वही कमीशन है, ये वही आयोग है जो कि यूनिवर्सिटीज को मान्यता देता है, विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है। तो भारत में बड़े स्तर पर हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी लाया गया और यूनिवर्सिटीज का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी काफी तेजी से शुरू होता है, जिससे भारत का जो एजुकेशन लेवल है काफी ऊपर जाता है। साथ ही साथ योजना के जो अंतिम 2 वर्ष थे उनमें काफी अच्छी फसल होती है, प्रोडक्शन जो क्रॉप्स का था वो काफी अच्छा रहा, जिस कारण से यह जो योजना थी मुख्य रूप से सफल रही। तो आप ये कह सकते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से सफल हुई, क्योंकि जो लक्ष्य भारत ने तय किए थे वो उसने अचीव किए, लेकिन कुछ लक्ष्य ऐसे भी थे जो अचीव नहीं हो पाए। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिहैबिटेशन ऑफ रिफ्यूजी, फूड सेल्फ सफिशिएंसी एंड कंट्रोल ऑफ प्राइसेस वेयर मोर बट लेस अचीव्ड, यानी कि ये जो कुछ आपके एरियाज रहे हैं, चाहे वो रिफ्यूजी यानी कि शरणार्थियों को फिर से रिहैबिटेट करने का उद्देश्य हो, चाहे वो बाजार में वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण रखना हो, और खाद्य आपूर्ति में जो आत्मनिर्भरता हमें चाहिए कि हम अपने देश के लोगों का पेट भर सकें, हम इतना अनाज पैदा कर सकें ताकि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े दूसरे कंट्री से। ये कुछ ऐसे लक्ष्य थे जिन्हें अचीव तो किया गया, इनको पाया तो गया, लेकिन काफी कम इसमें उपलब्धि देखने को मिली। लेकिन फिर भी हम यहां पर बात करेंगे, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पहली पंचवर्षीय योजना, टारगेट ग्रोथ था आपका 2.1% और अचीव होता है जो जीडीपी का ग्रोथ रेट वो अचीव होता है 3.6%, यानी कि टारगेट से कई गुना ज्यादा, करीब करीब 1.6% एक्स्ट्रा हमने यहां पर ग्रोथ को अचीव किया। तो कहीं ना कहीं प्रथम पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से सफल रही। अब बात करेंगे सेकेंड 5 ईयर प्लान की, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की। टाइम पीरियड क्या होगा आप सभी के सामने है, 1956 1956 से लेके 1961 तक इस पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड रहेगा। ओके, और शुरुआत की बात करें, डेट की बात करें तो 1 अप्रैल 1956 से इसकी शुरुआत होगी और 31 मार्च 1961 पे खत्म होगा। ये मैंने आपको अभी पहले भी बताया था। अब बात करते हैं यहां पर जीडीपी टारगेट की। तो जीडीपी का जो टारगेट है वो रखा गया 4.5%, बिकॉज अगर हम प्रीवियस 5 ईयर प्लान में अचीवमेंट देखें तो अचीवमेंट था आपका 3.6% का। तो बिल्कुल 3.6% का जो टारगेट था वो हमने पास कर ही लिया था, यानी कि 3.6% के टारगेट को अचीव कर ही लिया था। तो फिर टारगेट यहां पर इंक्रीज करना पड़ा, यानी कि 4.5%। ये पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान किन चीजों पर ज्यादा फोकस किया गया। यहां पर लिखा हुआ है सिंपल, एग्रीगेटिव,
हेरोल्ड डोमर ग्रोथ मॉडल जो था आपका वाज अगेन यूज फॉर ओवरऑल प्रोजेक्शंस, यानी कि जितने भी अनुमान थे उनके लिए वही पुराना और सरल हेरोल्ड डोमर जो ग्रोथ मॉडल है उसे अपनाया गया। लेकिन साथ ही साथ जो स्ट्रेटेजी थी यानी कि जो रणनीति थी, चाहे वो आपका कृषि उद्योग हो चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया हो, वहां पर हमने पीसी महालोनविस साहब के महालोनविस प्लान को अपनाया। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, कृषि और उद्योग के रूप में व्यापक क्षेत्रों को संसाधन आवंटन की जो रणनीति थी वो पीसी महालोनविस साहब ने तैयार की थी, जो कि एक जाने माने स्टैटिक्स के ज्ञाता थे। ठीक है, सांख्यिकी विषय के अच्छे खासे ज्ञाता थे। उन्होंने ये पूरा प्लान तैयार किया था एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए, और इस पर्टिकुलर प्लान को पीसी महालोनविस प्लान या पीसी महालोनविस योजना कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, बेस्ड थी, तो आपका आंसर होगा पीसी महालोनविस मॉडल। साथ ही साथ उन्होंने कुछ और सुझाव दिए, जैसे कि आप सभी के सामने है, भारी उद्योगों को बढ़ावा देना है। जो हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं या इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, यानी कि मशीनों के माध्यम से उत्पादन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? मशीनों के माध्यम से उत्पादन। बात की जाए इंग्लैंड की रेवोल्यूशन की, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति की, तो कहीं ना कहीं जो पश्चिमी देश थे वो ग्रोथ में आगे कैसे बढ़े? क्योंकि उन्होंने मशीनीकरण को अपनाया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को अपनाया। तो भारत में भी भारी उद्योगों को बढ़ावा देना है, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान हमने भारी उद्योगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। हमारा जो ध्यान था वो पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम को डेवलप करने पर था, सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के ऊपर था और पावर प्रोजेक्ट्स लगाने के ऊपर था। लेकिन भारी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था। मेन जो प्रायोरिटी हो जाएगी, मुख्य जो प्राथमिकता हो जाएगी दूसरी पंचवर्षीय योजना में, वो हो जाएगी भारी उद्योगों को बढ़ावा देना। और इसके पीछे जो विचार था, आइडिया था, वो किसका था? तो आंसर आपका होगा पीसी महालोनविस। और साथ ही साथ विदेशी ऋण के माध्यम से जो इंपोर्ट है वो हमें करना चाहिए। भारी उद्योगों की बात हम करें वो हमने की, साथ ही साथ जो इंपोर्ट्स है और जो ह्यूज इंपोर्ट्स है उसके लिए हमें फॉरेन लोन्स ले लेने चाहिए। ये सुझाव भी पीसी महालोनविस साहब ने दिया था। अब भारी उद्योगों को बढ़ावा देने के क्रम में कई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भारत में लगाई गई, कई बड़े बड़े प्लांट भारत में लगाए गए, जैसे कि आप सभी के सामने है भिलाई स्टील प्लांट। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही इसको स्थापित किया गया था, जो कि स्टील प्रोडक्शन के लिए जरूरी था। लोकेशन हो जाएगी भिलाई और राज्य हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है, या भिलाई स्टील प्लांट का जो स्टैब्लिशमेंट है वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ। तो आंसर आपको देना है सेकेंड, बिकॉज इसी पंचवर्षीय योजना में बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया गया था। साथ ही साथ दुर्गापुर स्टील प्लांट, जो कि पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर नामक स्थान पर लगाया गया, यह भी भारी उद्योगों को बढ़ावा देने के क्रम में एक स्टील प्लांट था जिसको स्टैब्लिश किया गया था। और तीसरा जो स्टील प्लांट है वो है राउरकेला स्टील प्लांट, जो कि उड़ीसा राज्य में स्टैब्लिश किया गया था। तो इन बड़े बड़े प्लांट्स को सेकेंड फाइव ईयर प्लान के दौरान इसीलिए स्टैब्लिश किया गया था ताकि भारी उद्योगों को जो बढ़ावा देना है उसकी वजह से जो छोटे छोटे जो मशीनें होती हैं, उपकरण होते हैं, भारत को उनकी कमी ना खले और भारत इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्षेत्र में भी आगे बढ़े, उद्योग के क्षेत्र में भी पीछे ना रहे और आगे बढ़ता रहे। साथ ही साथ जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई गई तो एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी की भी जरूरत पड़ी, औद्योगिक नीति की भी आवश्यकता महसूस हुई। तो 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी को एस्टैब्लिश किया गया और इसका जो उद्देश्य था वो था एक समाजवाद या एक समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना। अब मैंने आपको ये बताया था कि सोशलिस्ट इकोनॉमी का क्या मतलब होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते कैसे हैं, जहां पर डिमांड एंड सप्लाई और मार्केट में जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है जब गवर्नमेंट कंट्रोल में होता है और उसका लक्ष्य एक ही होता है कि ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी की भलाई या उनका वेलफेयर। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, मिक्स्ड इकोनॉमी मिश्रित अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और सोशलिस्टिक इकोनॉमी यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में समाज को ध्यान में रखकर, उनकी भलाई को ध्यान में रखकर चीजें, पॉलिसी और रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है और यही सोच यहां पर भी अप्लाई होती है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 समाजवाद को बढ़ावा देने पर आधारित थी। इसी वजह से जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं और जो प्लांट है वो सरकार के द्वारा ही लगाए गए थे लोगों की भलाई के लिए। साथ ही साथ यहां पर बात करेंगे एटॉमिक एनर्जी कमीशन की यानी कि परमाणु ऊर्जा आयोग की।
तो परमाणु ऊर्जा आयोग की भी स्थापना होती है ताकि जो एटॉमिक एनर्जी है उस पर रिसर्च की जा सके और इस नई एनर्जी को इंडिया एडॉप्ट कर पाए। इसकी स्थापना होती है 1957 में सेकेंड पंचवर्षीय योजना के दौरान ही विद होमी जहांगीर भाभा इसके पहले चेयरमैन भी थे और इसको स्थापित करने में उनका योगदान काफी महत्वपूर्ण था। और यही कारण है कि होमी जहांगीर भाभा को भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक भी माना जाता है, फादर ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम। हम आंसर क्या करेंगे? होमी जहांगीर भाभा। इस समय भी एक संस्था काम कर रही है जिसका नाम है बार्क, BARC, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये होमी जहांगीर भाभा की श्रद्धांजलि में उनको याद रखने के लिए ही ये बार्क के नाम से देश में चलाया जा रहा है। तो ये पॉइंट यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो देश ने एक तरह से इंडस्ट्रियल लेवल पर, उद्योगों के स्तर पर काफी तेजी से प्रगति की और ये हम यहां पर देख भी सकते हैं। टारगेट ग्रोथ जो रखी गई थी वो रखी गई थी 4.5%, लेकिन टारगेट को अचीव किया गया है 4.3%। 0.2% यहां पर टारगेट अचीव नहीं हुआ। तो हम इस योजना को लगभग सक्सेसफुल कहेंगे। सरकार के द्वारा भी योजना लगभग सक्सेसफुल मानी गई और इंडस्ट्रियल सेक्टर में सरकार ने और देश ने अभूतपूर्व प्रगति कर ली थी। तो सेकेंड फायर प्लान कंप्लीट हो जाने पर बढ़ते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की तरफ। बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की, जो कि 1961 से 66 के बीच में चली और उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। टारगेट ग्रोथ जो यहां पर रखा गया जीडीपी के लिए वो था 5.6%, क्योंकि लास्ट 5 ईयर प्लान में हमने वहां पर 4.3% की जीडीपी अचीव कर ही ली थी। तो यहां पर थोड़ा बढ़ाकर जीडीपी रखना तो लाजमी था। अब बात कर लेते हैं यहां पर भारतीय अर्थव्यवस्था क्या किस सिचुएशन से गुजर रही थी। जैसा कि पहली लाइन में लिखा हुआ है, इट वॉज फेल्ट दैट इंडियन इकोनॉमी हैज एंटर्ड अ टेक ऑफ स्टेज। टेक ऑफ स्टेज का मतलब होता है जब कोई एयरप्लेन टेक ऑफ करता है, आसमान में उड़ने से पहले जब वो स्पीड पकड़ता है उसे टेक ऑफ बोलते हैं। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछली 2 पंचवर्षीय योजनाओं की वजह से काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था स्पीड पकड़ चुकी थी, टेक ऑफ कर चुकी थी। देयरफॉर इट्स एम वाज टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर का मतलब है अपनी जरूरत की हर चीजों का जो उत्पादन है वो भारत खुद कर पाए, और साथ ही साथ स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था यानी कि सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी में जो रोजगार है और इकोनॉमी की जो अपनी आवश्यकताएं हैं वो भारत खुद जनरेट कर सके, इस मोटिव से आगे बढ़ना था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। आगे बात करेंगे एग्रीकल्चर सिस्टम की। पहली पंचवर्षीय योजना में जहां पर एग्रीकल्चर को टॉप प्रायोरिटी दी गई थी, यहीं पर एग्रीकल्चर को तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी टॉप प्रायोरिटी में रखा गया, ताकि एक्सपोर्ट्स के लिए, जो कि निर्यात होता है, एक्सपोर्ट के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए जरूरी था। तो एग्रीकल्चर टॉप प्रायोरिटी पे था ताकि निर्यात को बढ़ावा मिल सके और इंडस्ट्रीज को भी यहां पर बढ़ावा मिल सके। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन एक अप्रत्याशित घटना ने भारत को रोक दिया। कुछ समय के लिए भारत का जो फोकस है वो एग्रीकल्चर से हटकर, डेवलपमेंट से हटकर डिफेंस की तरफ चला गया, क्योंकि 1962 में भारत ने चाइना के साथ एक वॉर लड़ा और इस युद्ध में, इस वॉर में भारत लगभग हार ही चुका था। वो एक अलग बात है कि चाइना इंटरनेशनल प्रेशर में, अंतर्राष्ट्रीय दबाव में अब पीछे हट गया और इन वजहों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था कुछ समय के लिए स्लो जरूर होती है। लेकिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का भी यहां पर एक और, हम भारत के साथ कहें कि एक दुखदाई घटना होती है और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो जाता है। डेट आपके सामने है, 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू साहब का निधन होता है। तो एक प्रधानमंत्री के निधन के बाद कुछ समय के लिए देश शोक में था, लेकिन इसके बाद सेकंड प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, दूसरे प्रधानमंत्री के तौर पर लाल बहादुर शास्त्री जी अपॉइंट होते हैं और बीच में कुछ समय के लिए गुलजारी लाल नंदा साहब ने लगभग 14 दिनों के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं दी थी। लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक और घटना हमारे साथ होती है जो कि कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक धक्का थी, और बात हो रही है भारत पाकिस्तान के युद्ध की 1965 में। इस युद्ध को भले ही भारत ने जीत लिया था और पाकिस्तान की सरजमी तक कब्जा किया था, भारतीय सेनाओं ने लाहौर तक पर कब्जा कर लिया था। लाल बहादुर शास्त्री के आदेश पर भारतीय सेना पाकिस्तान में घुस चुकी थी और इस पूरे युद्ध की बात करें शांति वार्ता के लिए, इस पूरे युद्ध के बाद शांति वार्ता के लिए ताशकंद में बुलाया जाता है, जो कि इस समय उज्बेकिस्तान नामक जो कंट्री है वहां पर लोकेटेड है।
तो उज्बेकिस्तान नामक कंट्री में जब ताशकंद समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में एक तरह का शांति समझौता था, तो उसी रात जिस रात यह समझौता साइन हुआ भारत के दूसरे प्रधानमंत्री का भी निधन हो जाता है। डेथ होती है 11 जनवरी 1966। डेट रहेगी आपके सामने 1966 यानी कि 1966, और जगह रहेगी ताशकंद, उज्बेकिस्तान। आज ये कंट्री पड़ता है। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था इसी दिन, क्योंकि 1965 की जंग के दौरान जवानों का यानी कि हमारे सोल्जर्स का, हमारी आर्मी का उत्साह बढ़ाने के लिए उन्होंने ये नारा दिया था और भारत के किसानों को भी ये नारा समर्पित था। साथ ही साथ रेस्टिंग प्लेस की बात करें तो जहां पर लाल बहादुर शास्त्री जी की स्मृति में जो ये रेस्टिंग प्लेस बना हुआ है उसका नाम है विजय घाट, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री साहब की समाधि स्थल है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात में हम ये बता रहे थे कि अर्थव्यवस्था का क्या हाल हुआ इन 5 सालों के दौरान 1961 से लेकर 66 के बीच में। तो आप ये देख सकते हैं 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, 1965 में गंभीर सूखा भी पड़ा था। ड्रॉट की बात करें, फेमाइन की बात करें, भारत के एक बड़े भाग में सूखा पड़ा जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो काफी कम हो गया और देश में जो वस्तुओं की मांग है, बाजार में खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनकी जो डिमांड है काफी हाई हो गई, और डिमांड हाई होने की वजह से वहां पर कीमतें भी काफी हाई हो गई, जिसकी वजह से महंगाई का सामना भी देश ने किया। और साथ ही साथ हमने अभी देखा कि भारत ने अपने 2 प्रधानमंत्री भी इस पंचवर्षीय योजना के दौरान खो दिए। तो इन सारी चीजों के बीच में जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो पूरी तरह से विफल रही, यानी कि फेल हो गई, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ भारत चीन और भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद जो हमारी प्राथमिकता थी ना वो बदल चुकी थी। अभी तक हम लोग डेवलपमेंट पर काम कर रहे थे, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पर काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ तो उसके बाद जो हमारी प्राथमिकता थी वो युद्ध की तरफ शिफ्ट हो गई। हम कहीं ना कहीं और किसी ना किसी कीमत पर, हर कीमत पर वो युद्ध जीतना चाहते थे। तो भारत का जो फोकस था वो एग्रीकल्चर से शिफ्ट होकर डिफेंस सिक्योरिटी पर शिफ्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से विफल रही, जिस वजह से इसको बनाया गया था, या जो शुरुआती उद्देश्य इस योजना में लाए गए थे वो यहां पर कंप्लीट या फुलफिल नहीं हो पाए। जवाहरलाल नेहरू और शास्त्री जी के जाने के बाद भारत की तीसरी प्रधानमंत्री बनती हैं और पहली महिला प्रधानमंत्री बनती हैं इंदिरा गांधी। और अभी तक की बात की जाए तो अभी भी वो भारत की पहली ही महिला, अभी तक की पहली और आखिरी महिला प्रधानमंत्री हैं। बात हो रही है इंदिरा गांधी की, जो कि उस समय विदेश मंत्रालय का कारोबार संभालती थी, लेकिन शास्त्री जी के निधन के बाद उन्हें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लिया। शास्त्री जी के निधन के बाद और इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बीच में फिर से गुलजारी लाल नंदा साहब, जो कि उस समय भारत के गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कुछ समय के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं दी थी। बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना के हिसाब की, लेखा जोखा की। सीधी सी बात यह है कि टारगेट रखा गया था 5.6%, लेकिन अचीव हो पाया मात्र 2.8%। कितनी बड़ी गिरावट आप यहां पर देख रहे हैं जीडीपी में। और ऐसा भी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है और ऐसा ही है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में सबसे बुरी, सबसे ज्यादा फेल हुई, सबसे बड़ी फेल होने वाली पंचवर्षीय योजना थी। सबसे ज्यादा जो असफलता हुई वो इसी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, ये आपको भी याद रखना है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजनाएं में इतनी सारी असफलताएं हुई, इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, उसके बाद जो पंचवर्षीय योजनाओं का जो कॉन्सेप्ट है उसे कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। यानी कि मैं यूं कहूं कि चौथी पंचवर्षीय योजना तुरंत लागू नहीं की गई, उसे पोस्टपोन कर दिया। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है, फेलियर ऑफ थर्ड 5-year प्लान that of the devaluation of rupee to boost export। और इसी समय भारत ने जो रुपी है यानी भारत का जो रुपया है उसका डिवैल्यूएशन किया, यानी कि उसका अवमूल्यन किया, यानी कि दुनिया की दूसरी करेंसीज के मुकाबले भारत का जो रुपया था उसकी जो वैल्यू है इंटरनेशनल मार्केट में गिरा दी गई, ताकि भारत का जो निर्यात है उसे बूस्ट किया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके। अलॉन्ग विद द इन्फ्लेशनरी रिसेशन लीड टू पोस्टपोनमेंट ऑफ द फोर्थ 5-year प्लान। यानी इतनी सारी कसमकस के बीच में, इतनी सारी समस्याओं के बीच में चौथी पंचवर्षीय योजना को लागू नहीं किया गया, उसे कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया। और इस पोस्टपोनमेंट की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो 3 साल के लिए इसे पोस्टपोन किया गया और इन 3 सालों में 3 एनुअल प्लान लाए गए।
बात हो रही है 1966 से 67 की, 67 से 68 की और 68 से 69 की। यानी यहां पर टोटल कितने प्लान लाए गए? अगर हम बात करें 3 साल का यहां पर एनुअल प्लान लाए गए 1966 से लेकर 67, 67 से 68 और 68 से 69। तो एक एक साल के 3 प्लान लाए गए। तो 3 साल आपका ये चलेंगे एनुअल प्लान, एक एक साल के 3 प्लान यहां पर लाए जाते हैं। तो इनको 3 एनुअल प्लान्स कहा गया, इनको इंट्रोड्यूस किया गया। प्रिवेलिंग क्राइसिस इन एग्रीकल्चर एंड सीरियस फूड शॉर्टेज नेसेसिटेटेड द एम्फेसिस ऑन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द एनुअल प्लान। यानी कि इन तीनों एनुअल प्लान्स के दौरान 1966 टू 67, 67 टू 68 और 68 से लेकर 69 के बीच में, इन 3 सालों के बीच में सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया था वो एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट पर किया गया था। यानी कि हमें कृषि क्षेत्र में जो खाद्य उत्पादन है उसको बढ़ावा देना था इन 3 योजनाओं के दौरान, जो कि बहुत ही ज्यादा गंभीर समस्या थी। तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं और साथ ही साथ बात की गई इसका सॉल्यूशन क्या था। यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफी कम था और इन 3 सालों में एग्रीकल्चर पर ही ज्यादा फोकस किया गया था। इसी वजह से HYV सीड्स यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया गया, जिनको शॉर्ट में बोलते हैं HYV सीड्स। HYV सीड्स यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। मैंने आपको कुछ लेक्चर्स पहले एग्रीकल्चर का जो हमारा पार्ट है वहां पर हमने डिस्कशन किया था ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, यानी कि हरित क्रांति के बारे में, जो कि 1967 के दौरान, 1967 और 68 के दौरान चलाई गई थी। ओके, तो 1967-68 का जो आपका एनुअल प्लान था वहां पर शुरुआत होती है ग्रीन रेवोल्यूशन की, औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें हमने ये देखा था कि जो आपके भारत में MS स्वामीनाथन साहब थे, उन्हें भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कहा जाता है और उन्होंने इसकी शुरुआत भारत में की। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो काफी कम हो चुका था, काफी गंभीर समस्या से भारत घिरा हुआ था, वहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन से क्रांति आती है और भारत ने तेजी से इन सारी चीजों का उपयोग किया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अधिक उपज देने वाली जो किस्में हैं उनका इस्तेमाल किया, बीजों को बेचा गया, वितरण उनका किया गया, उर्वरकों जो भी उर्वरक होते थे, फर्टिलाइजर होते थे, उनका इस्तेमाल किया गया, सिंचाई क्षमता का दोहन किया गया और मृदा संरक्षण को भी यहां पर ध्यान में रखा गया। पोस्टपोन करने के बाद, यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना को आगे बढ़ाने के बाद यहां पर 3 एनुअल प्लान शुरू किए गए थे। यहां कहीं आप यहां पर देख सकते हैं 3 एनुअल प्लान्स वे इंट्रोड्यूस्ड। और अगर इनके टाइम पीरियड की बात करें तो एक एक साल के टोटल 3 प्लान थे। मैं एक बार यहां पर लिख देता हूं, 1967, 66 टू 67 और 1967 टू 68 और 1968 टू 69। तो इन 3 सालों में 3 प्लान आपके लाए जाते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। 3 एनुअल प्लान्स कब से कब तक चले, तो याद रखना है 66 टू 69। ये आपका 3 साल कोई आपका पंचवर्षीय योजना नहीं चलेगी और इसमें आपका योजना अवकाश माना गया, यानी कि योजना बनाने के लिए कुछ समय की छुट्टी ले ली गई। अब इन 3 सालों में किस बात पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया, अगर उस पर बात करें तो यहां पर लिखा है कृषि में जो गंभीर संकट था और भोजन की जो गंभीर कमी थी, वार्षिक योजनाओं के दौरान, इन्हीं 3 वार्षिक योजनाओं के दौरान कृषि पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया, सबसे ज्यादा गौर किया गया। यह बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। भारत ने कृषि की समस्या का किस तरह से सामना किया और उस समय जो भारत में भोजन संकट उपलब्ध था, यानी कि जो खाद्य पदार्थ थे, जो क्रॉपिंग थी, क्रॉप की सप्लाई थी, अनाज की जो सप्लाई थी, किस तरह से इतनी कमी आने के बाद भारत ने ऐसा क्या किया कि भारत आत्मनिर्भर हो गया अनाज के एरिया में, अनाज के क्षेत्र में। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है भारत में 1967 से 68 के बीच में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत होती है 1967 से 68 के बीच में और भारत में HYV सीड्स यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया गया। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, आपको ये याद रखना है, इन्हें मैजिकल सीड्स भी कहा जाता है। तो एग्रीकल्चर के सेक्शन में हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था कि किस तरह से MS स्वामीनाथन साहब ने भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन को साकार किया और भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गेहूं और जो चावल की फसलें थी, धान की फसलें थी, उनमें सबसे पहले हरित क्रांति लागू की गई थी। तो आप देख सकते हैं कि हरित क्रांति के दौरान
बेहतर किस्म के बीजों का इस्तेमाल हुआ, व्यापक स्तर पर फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक का इस्तेमाल हुआ, सिंचाई की सुविधाएं बहुत तेजी से बढ़ती हैं और मृदा संरक्षण भी यानी कि सॉइल का कंजर्वेशन भी तेजी से बढ़ता है। इन सारी चीजों की वजह से भारत फूड के सेक्टर में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में आत्मनिर्भर हो पाया। तो आपको समझना है कि इन 3 सालों के दौरान, जिन्हें प्लानिंग हॉलिडे कहा जाता है, योजना अवकाश कहा जाता है, कब से लेकर कब तक सर? 1967 से लेकर 69 तक का जो टाइम पीरियड है, किसी पंचवर्षीय योजना के ना होने की वजह से यह प्लानिंग हॉलिडे कहलाया। भारत ने एग्रीकल्चर के सेक्टर में इन 3 सालों में बहुत तेजी से प्रगति की और श्रेय जाता है पूरा पूरा ग्रीन रेवोल्यूशन को। बात करेंगे फोर्थ 5 ईयर प्लान यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना की। इस पंचवर्षीय योजना की बात करें तो जो टारगेट रखा गया था 5.7% का, आपको याद होगा कि लास्ट जो 5 ईयर प्लान थी उसमें जो टारगेट रखा गया था, जो हमारी थर्ड 5 ईयर प्लान थी, उसमें टारगेट था 5.6% का, जिसे अचीव नहीं किया जा सका। यही कारण था कि चौथी पंचवर्षीय योजना में जो टारगेट है उसे 5.7% पर ही सीमित रखा गया। बात करते हैं हाईएस्ट प्रायोरिटी की, तो यहां पर ग्रोथ के साथ स्टेबिलिटी यानी कि विकास के साथ साथ स्थिरता यहां पर सबसे मुख्य प्रायोरिटी थी। एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भरता के साथ सतत उपलब्धि। यानी कि अगर आपसे कोई ये पूछता है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या थी, उच्च प्राथमिकता क्या थी चौथी पंचवर्षीय योजना में, तो आपको आंसर देना है ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं इस प्लान के बारे में। तो फर्स्ट 2 इयर्स में यानी कि शुरुआती 2 सालों में ऑफ द प्लान सा रिकॉर्ड प्रोडक्शन यानी कि बहुत ही ज्यादा रिकॉर्ड उत्पादन हमें देखने को मिला और इसका पूरा श्रेय जाता है हरित क्रांति को यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन को। एंड द लास्ट 3 इयर्स, जो आखिरी के 3 साल थे, डिड नॉट मेजर अप टू ड्यू टू पुअर मॉनसून। लेकिन यहां पर हमारे देश की बात की जाए तो हमारे देश का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो मॉनसून बेस्ड है, यानी कि अच्छी बारिश होती है, बढ़िया मॉनसून होता है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी काफी इंक्रीज होता है। लेकिन लास्ट के जो 3 साल थे वहां पर मॉनसून काफी अच्छा ना रहने की वजह से जो सूखा पड़ा उसको काउंट नहीं किया गया। लेकिन शुरुआती जो 2 साल थे वो काफी बढ़िया रहे और उसका पूरा श्रेय जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन को। इसके साथ बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट प्रोग्राम की बात की गई है यहां पर, इंप्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स वेयर अमंगेस्ट मेजर टारगेट्स ऑफ द प्लान। यानी कि जो तेजी से बढ़ती हमारी जनसंख्या थी उसको रोकने के लिए, उस पर नियंत्रण करने के लिए परिवार नियोजन जो कार्यक्रम लाया गया, हम दो हमारे दो, यानी कि जनसंख्या नियंत्रण के जो कार्यक्रम शुरू किए गए थे वो किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किए गए थे, तब आपको आंसर करना होगा फोर्थ 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट, इस पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान में भी एक युद्ध होता है, यानी कि भारत की अगर हम किस्मत की बात करें तो यहां पर भी दुर्भाग्यशाली है कि एक और युद्ध हमें यहां पर झेलना पड़ता है। बात हो रही यहां पर 1971 के वॉर की, 1971 की जंग की, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था बांग्लादेश की आजादी को लेकर। Influx of Bangladeshi refugees before and after the 1971 Indo-Pak War was an important issue। यानी कि 1971 की जंग और जंग से पहले और बाद में बांग्लादेशी शरणार्थियों की जो घुसपैठ होती है भारतीय शहरों में, और तेजी से बांग्लादेशी शरणार्थी भारतीय शहरों में आते हैं, लाइक जो नियर अबाउट सिटीज थी, लाइक कोलकाता वगैरह, पश्चिम बंगाल के कुछ इलाके थे, वहां पर बांग्लादेशी काफी बड़ी संख्या में आते हैं और रातों रात इनकी संख्या काफी ज्यादा हो जाती है। लाखों की संख्या में बांग्लादेशी शरणार्थी भारत आते हैं और भारत में जो जनसंख्या है उसे बढ़ा देते हैं। हमने इनके बारे में कोई भी अनुमान नहीं लगाया था, इस वजह से भी हमें यहां पर समस्या का सामना करना पड़ता है। इसी क्रम में भारतीय बैंकिंग सिस्टम, इंडियन बैंकिंग सिस्टम में इंदिरा गांधी जी ने एक बहुत बड़ा सुधार किया और 14 जो मेजर बैंक थे भारत के, सरकारी जो बैंक अभी हैं और उस समय प्राइवेट बैंक हुआ करते थे, तो 14 जो बड़े प्राइवेट बैंक थे उनका नेशनलाइजेशन कर लिया, यानी कि उन्हें सरकार के कंट्रोल में ले आए। अब ऐसे कितने बैंक थे, तो ऐसे टोटल 14 बैंक थे जिन्हें 19 जुलाई 1969 में एक अध्यादेश के माध्यम से सरकारी बैंकों में तब्दील कर दिया गया। लेकिन एक शर्त रखी गई थी कि जिन बैंकों की कैपिटल, जिन बैंकों की पूंजी 50 करोड़ या इससे ज्यादा है, उन्हीं बैंकों को सरकार नेशनलाइज करेगी। ठीक है, तो टोटल 14 बैंक्स वेयर नेशनलाइज विद द मिनिमम कैपिटल ऑफ 50 करोड़। तो 14 यहां पर आपको संख्या याद रखनी है, ईयर और डेट याद रखनी है, कैपिटल आपकी हो जाएगी 50 करोड़, 50 करोड़ की पूंजी या उससे ज्यादा की पूंजी रखने वाले 14 बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान, जो कि काफी बड़ा सुधार था।
बात कर लेते हैं पूरे लेखे जोखे की। टारगेट ग्रोथ की बात करें तो टारगेट ग्रोथ था 5.7% और अचीव हो पाया मात्र 3.3%। और 3.3% जो जीडीपी का टारगेट अचीव हुआ है, इसके पीछे जो मेन रीजन माना जाता है वो माना जाता है बांग्लादेशी शरणार्थी। यानी कि अगर बांग्लादेशी शरणार्थी ना आते तो शायद भारत की जीडीपी इससे और बेहतर हो सकती थी। अब बात करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना की, यानी कि फिफ्थ 5 ईयर प्लान की। टाइम पीरियड आपके सामने है, 1974 से लेकर 79 तक ये पंचवर्षीय योजना चलेगी। और टारगेट ग्रोथ की बात करें तो वो रही आपकी 4.4%, क्योंकि लास्ट पंचवर्षीय योजना की बात करें तो वहां पर टारगेट काफी कम अचीव हुई थी, 3.3% ओनली। इसी वजह से यहां पर टारगेट को थोड़ा कम रखा गया था। ओके, आगे बढ़ेंगे और समझेंगे इस पंचवर्षीय योजना में क्या क्या था और किस पर्टिकुलर व्यक्ति ने इस पर्टिकुलर पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार किया था। द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द फिफ्थ प्लान वाज प्रिपेयर्ड एंड लॉन्च बाय डीपी धर। तो आपको ये याद रखना है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो मसौदा है उसे अंतिम रूप किसने दिया था, तो आंसर हो जाएगा डीपी धर। इनका नाम आप लोग याद रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पांचवी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर, किसके मसौदे पर आधारित थी, तो आंसर हो जाएगा डीपी धर। नेक्स्ट यहां पर समझेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना में प्रायोरिटी क्या थी, प्राथमिकता क्या थी हमारी। प्रपोज टू अचीव 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि इस पंचवर्षीय योजना के 2 मुख्य उद्देश्य थे। ओके, पहले की बात की जाए तो रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीबी का खात्मा इस पंचवर्षीय योजना का पहला मेन ऑब्जेक्टिव था। और दूसरा था द अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, यानी कि आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। आत्मनिर्भरता का क्या मतलब है, सेल्फ रिलायंस का क्या मतलब है कि भारत अपने पैरों पर खुद खड़ा रह सके, भारत की अर्थव्यवस्था अपनी जरूरत की हर चीज का उत्पादन खुद कर सके, हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट ना करना पड़े। इन 2 प्रायोरिटीज के साथ, इन 2 प्राथमिकताओं के साथ देश आगे बढ़ रहा था। और गरीबी मिटाने के लिए सरकार के द्वारा 20 पॉइंट प्रोग्राम भी चलाया गया, जिसे कहते हैं हिंदी में 20 सूत्रीय कार्यक्रम। काफी ज्यादा क्वेश्चन यहां से बनते हैं कि 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसने की, तो आंसर होगा इंदिरा गांधी। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की, तब आपका आंसर होगा फिफ्थ 5 ईयर प्लान, क्योंकि इसी पर्टिकुलर पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, यानी कि रिमूव पॉवर्टी और पॉवर्टी एलिवेशन। तो गरीबी हटाओ का नारा किस भारतीय राजनेता का दिया हुआ है, तो इंदिरा गांधी। किस पंचवर्षीय योजना में दिया था, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना। गरीबी को हटाने के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया, तो आंसर हो जाएगा 20 पॉइंट प्रोग्राम। ओके, साथ ही साथ बात कर लेते हैं यहां पर पांचवी पंचवर्षीय योजना से जुड़ी हुई कि जनता पार्टी जो एक पॉलिटिकल पार्टी थी वो सत्ता में आती है, चुनाव होते हैं 1978 में। इसके पीछे काफी बड़ा और एक लंबा इतिहास है। 1975 में देश में आपातकाल यानी कि इमरजेंसी की घोषणा होती है और बड़े स्तर पर करीब करीब 2 सालों तक देश में आपातकाल लगता है। न्यूज़पेपर पर सेंसरशिप लगाई जाती है। इसके पीछे कई सारे रीजंस थे, हम उन पर नहीं जाएंगे। लेकिन सीधी सीधी बात यहां पर यह है कि 1978 में जब इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, तो उसके बाद जनता पार्टी सरकार में आती है, सत्ता में आती है 1978 में। और सत्ता में आते ही जो जयप्रकाश नारायण साहब थे, जो कि इस पार्टी के कर्ता धर्ता माने जाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री उस समय बने थे आपके मोरारजी देसाई, ये भी आपको याद रखना होगा। तो पंचवर्षीय योजना का जो कॉन्सेप्ट है उसे 1978 में खत्म कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। और इसकी जगह जनता पार्टी अपना खुद का एक प्लान लेकर आई थी, जिसे उसने नाम दिया था रोलिंग प्लान, यानी कि अनवरत योजना हिंदी में कहें तो। अनवरत योजना कब से कब तक के लिए लाई गई थी, तो आंसर आपका रहेगा 1978 से 83 तक के लिए यह पर्टिकुलर प्लान बनाया गया था। नाम है रोलिंग प्लान। लेकिन ये पर्टिकुलर जो प्लान है वह अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा और 1980 में 1980 में ही जनता पार्टी की सरकार गिर जाती है। तो केवल 2 साल आपका रोलिंग प्लान चला 1980 तक। तो आपको याद रखना है इसका टाइम पीरियड कि रोलिंग प्लान कब से कब तक चला और रोलिंग प्लान किसे कहा जाता है। तो जनता पार्टी के पंचवर्षीय योजना को रोलिंग प्लान नाम दिया गया था। एक ऐसी योजना की जो अनवरत चलती रहेगी। नेहरू जी के कॉन्सेप्ट से काफी अलग था ये कॉन्सेप्ट, जो कि जनता पार्टी लेकर आई थी। बात करते हैं इस पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान के कंप्लीट कंक्लूजन की। सीधी सीधी बात यह है कि गोल जो रखा गया था 4.4%, क्या वो अचीव हुआ? बिल्कुल अचीव हुआ। गरीबी उन्मूलन यानी कि पॉवर्टी एलिवेशन का जो फॉर्मूला था, 20 सूत्री जो कार्यक्रम लाए गए थे, 20 पॉइंट प्रोग्राम बाय द इंदिरा गांधी, ये बिल्कुल सफल होता है और जीडीपी इंप्रूव करके 4.8% तक पहुंच जाता है। तो टारगेट से काफी ऊपर है। तो क्या ये योजना सफल रही? जी हां, ये योजना बिल्कुल सफल रही। टारगेट से कहीं ज्यादा इस योजना ने अचीव किया था। बात करते हैं 6th 5 ईयर प्लान की, यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना की।
टाइम पीरियड रहेगा 1980 से 85 तक, और टारगेट ग्रोथ की अगर बात की जाएगी तो 5.2%, काफी ज्यादा है। अगर हम बात करें लास्ट टाइम अचीव कितना हुआ था, तो लास्ट टाइम अचीव हुआ था 4.8%, तो इस बार थोड़ा इसको इंक्रीज किया गया जीडीपी टारगेट को और रखा गया 5.2%। इंदिरा गांधी उस समय भी भारत की प्रधानमंत्री थी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर थी। अब बात करते हैं इसके बारे में, इस पर्टिकुलर प्लान में यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना में किन चीजों पर ज्यादा फोकस किया गया। तो आप ये देख सकते हैं, द प्लान फोकस्ड ऑन इंक्रीज इन द नेशनल इनकम, यानी देश के लोगों की जो राष्ट्रीय आय है उसे बढ़ाना। दूसरा है मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि तकनीक को बढ़ावा देना इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इंश्योरिंग कंटिन्यूअस डिक्रीज इन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट थ्रू दी स्कीम्स, यानी कि विभिन्न योजनाएं चलाकर, अलग अलग तरह की स्कीम्स चलाकर अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी और गरीबी को कम करने की बात की गई थी इस पंचवर्षीय योजना में। तो इस पंचवर्षीय योजना में जो मेन फोकस था, मेन जो प्रायोरिटी थी, वो भी आपकी क्या थी? पॉवर्टी को रिमूव करना, अनएम्प्लॉयमेंट को कम से कम रखना, और साथ ही साथ जो आपका मॉडर्नाइजेशन है, आधुनिकीकरण है तकनीक से, वो करना। और कहीं ना कहीं भारत में कंप्यूटर्स की जो शुरुआत है इसी दौरान होती है, और कंप्यूटरीकरण भारत के बैंकिंग सिस्टम का, भारत की सरकारी मशीनरी का इसी समय से शुरू होना स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी के बारे में। एक ऑपरेशन चलाया गया था भारत के अमृतसर शहर के स्वर्ण मंदिर में, जहां पर खालिस्तान समर्थक जो आतंकवादी थे उनको मार गिराया था। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार, और ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाने की वजह से और सिख जो कम्युनिटी है, उनका जो पवित्र मंदिर है, स्वर्ण मंदिर को क्षति पहुंचाने की वजह से जो द्वेष भावना देश के अंदर फैली, सिखों से दूरियां होती गई कांग्रेस पार्टी की, और कहीं ना कहीं इसके बदले के रूप में हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है 31 अक्टूबर 1984, जब उनके 2 अंगरक्षकों ने, यानी कि बॉडीगार्ड्स ने, जो कि सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उनकी सुबह के समय गोली मारकर हत्या की, जब वो सफरतगंज रोड से अपने प्रधानमंत्री का ऑफिस से, और जो घर था प्रधानमंत्री जो घर था वहां से टहलने के लिए निकली थी। और उसके बाद जिस तरह से देश में 1984 में दंगे होते हैं, सिख दंगे, सिख राइट्स इसको कहा जाता है, उसके बाद देश के हालात काफी खराब होते हैं, और राजीव गांधी के तौर पर कांग्रेस पार्टी ने न्यू प्राइम मिनिस्टर को वहां पर चुना जाता है, और भारत के सबसे युवा, सबसे यंगेस्ट अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर, तो वो राजीव गांधी थे, जो कि इंदिरा गांधी की डेथ के बाद भारत के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं। तो कुल मिलाकर इस पंचवर्षीय योजना की बात करें, जो मैंने अभी आपको यहां पर प्रायोरिटीज बताई, उसके अलावा सिख दंगे, ऑपरेशन ब्लू स्टार, इसी के इर्द गिर्द ये पूरी पंचवर्षीय योजना चली है। और इन सारी चीजों के बीच में फिर भी इसने अपने टारगेट को अचीव किया है। 5.2% जीडीपी का टारगेट रखा गया था, लेकिन जो एक्चुअल ग्रोथ अचीव हुई है वो हुई है 5.7%, यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से कामयाब रही। बढ़ेंगे आगे और देखेंगे अगली पंचवर्षीय योजना को। अब बात करेंगे 7th 5 ईयर प्लान की, यानी कि 7वीं पंचवर्षीय योजना की। टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1985 से लेकर 1990, यानी कि 5 साल का जो पूरा टाइम पीरियड है वो 7वीं पंचवर्षीय योजना के लिए है। जीडीपी गोल की बात करें दोस्तों, तो आपके सामने है कि 5.0 यानी कि 5% का जीडीपी गोल इस पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान के लिए रखा गया था, और भारत के सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी साहब के द्वारा यह पंचवर्षीय योजना जो है वो प्रेजेंट की गई थी। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान के बारे में। यहां पर जो फोकस था, आप यहां पर देख सकते हैं, योजना में जो खाद्य अनाज का उत्पादन है, यानी कि जो भी आपके फूड ग्रेन है, उनके प्रोडक्शन को यहां पर इंक्रीज करने की बात की गई है। इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार को बढ़ाने की बात की गई है, और साथ ही साथ जो प्रोडक्टिविटी है, और फोकस करना है फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी पर। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, फूड, वर्क और प्रोडक्टिविटी पर फोकस करना है, ये पहला मेन फोकस हो जाएगा। इसके साथ ही साथ इंक्रीजिंग करनी है, इंक्रीज करना है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को। ये 2 मेजर पॉइंट थे इस पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान के पंचवर्षीय योजना के फोकस में या उनकी प्राथमिकता में। साथ ही साथ बात करेंगे इस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि पूंजी बाजार को नियंत्रित करने के लिए सेबी नामक नियामक की स्थापना की गई। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई में लोकेटेड है। और आप सभी जानते हैं कि सेबी की स्थापना 1988 में होती है, जबकि सेबी का जो कानून है वो 1992 में पास किया गया था। कानून भले ही 1992 में आया, और तब जाकर सेबी को एक कानूनी पावर मिलती है, एक लीगल पावर मिलती है कंपनियों पर कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1988 में हो चुका था। तो कैपिटल मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट को कंट्रोल करने के लिए सेबी को एस्टेब्लिश किया जाता है, जो कि एक बड़ा कदम था फाइनेंशियल मार्केट और कैपिटल मार्केट और शेयर बाजार के क्षेत्र में। बात करते हैं यहां पर
कितना क्या अचीवमेंट होता है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, द प्लान वाज वेरी सक्सेसफुल एज द इकोनॉमी रिकॉर्डेड 6% ग्रोथ रेट अगेंस्ट द टारगेटेड 5%। यानी कि टारगेट ग्रोथ जो रखी गई थी वो 5% रखी गई थी, लेकिन जो अचीव हुई है टारगेट वो हुई है 6%। तो ये यहां पर बहुत अच्छी बात है कि ये जो पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान थी वो पूरी तरह से सक्सेसफुल रही थी। लेकिन इस पंचवर्षीय योजना के समापन पे हम ये देख सकते हैं कि राजीव गांधी साहब की भी हत्या कर दी जाती है, भारत के प्रधानमंत्री की हत्या होती है। हत्या के पीछे लिट्टे नामक एक आतंकवादी संगठन था जो कि श्रीलंका में एक्टिवेटेड रहता था, श्रीलंका में सक्रिय था। लिट्टे का फुल फॉर्म लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ लिट्टे। लिट्टे के खिलाफ जो भारतीय सेनाओं ने कार्रवाई की थी श्रीलंका में, उसके खिलाफ यहां पर एसेसिनेशन देखने को मिलता है राजीव गांधी साहब का 21 मई 1991। और 21 मई की बात करें, आतंकवादियों के द्वारा यहां पर हत्या की गई थी भारत के प्राइम मिनिस्टर की। इसी वजह से 21 मई आतंकवाद रोधी दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। मनाया क्या जाता है, हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए इस दिन को यहां पर सेलिब्रेट करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या के बाद भारत में जो सेंट्रल लेवल पर यानी कि केंद्र में जो सरकार थी वहां पर भी काफी ज्यादा उलटफेर देखने को मिलता है। इसीलिए जो 2 साल आगे के रहने वाले हैं 1990 से लेकर 92 तक के लिए, ये एक तरह से एनुअल प्लान्स के तौर पर लाए गए थे। यानी कि इन पर्टिकुलर ईयर्स में कोई भी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं हुई, क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं कि 8th प्लान वाज पोस्टपोन्ड बाय 2 years बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एट द सेंट्रल। यानी कि केंद्र सरकार में जो अनिश्चितता का माहौल था उसकी वजह से 1990 से 92 के बीच में 2 वार्षिक योजनाएं लागू की गई, लेकिन कोई भी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं हुई। अब बात करते हैं 8th 5 ईयर प्लान की, 8वीं पंचवर्षीय योजना की, जो कि 1992 से लेकर 1997 तक चली। और इस दौरान कांग्रेस के कद्दावर नेता और काफी पुराने नेता या काफी बुजुर्ग नेता की हम बात करें, पीवी नरसिम्हन राव, तो पीवी नरसिम्हा राव को यहां पर प्रधानमंत्री बनाया जाता है और 8वीं पंचवर्षीय योजना इन्हीं के द्वारा पेश की जाती है। टारगेट ग्रोथ की अगर मैं बात करता हूं तो आप देख सकते हैं जीडीपी का 5.6% यहां पर टारगेट रखा गया था। साथ ही साथ अगर हम बात करें देश किन हालातों से गुजर रहा था उस समय, तो वाकई काफी बुरे हालात थे। बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन की बात करें तो काफी वर्सनिंग था, यानी कि काफी ज्यादा घाटे में था भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो पोजीशन थी। उसके अलावा हमारे पास जो डेट था, यानी कि जो हमारे पास कर्जा था देश के ऊपर, वो भी लगातार इंक्रीज होता जा रहा था। इसके अलावा जो बजटीय घाटा होता है सरकार का, यानी कि सरकार के खर्चों और सरकार की इनकम के बीच का जो फर्क होता है, डिफरेंस होता है, उस अंतर को कहते हैं बजट डेफिसिट, वो भी लगातार बढ़ता जा रहा था। यानी कि सरकार को रेवेन्यू काफी कम हासिल हो रहा था, बल्कि की जगह सरकार के खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे थे। इंडस्ट्री में यानी कि देश के औद्योगिक क्षेत्र में काफी बड़ा रिसेशन था, यानी कि आर्थिक मंदी चल रही थी, महंगाई अपने चरम पर थी। तो ऐसी सिचुएशन के दौरान 8वीं पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था उस समय चरमराई हुई थी, काफी ज्यादा डाउन थी। पीवी नरसिम्हा राव एंड दी डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो आगे चल के हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं और उस समय भारत के वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, लॉन्च इंडियाज फ्री मार्केट रिफॉर्म्स दैट बॉट दी नियरली बैंकरप्ट नेशन बैक फ्रॉम दी एज। यानी कि पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री और उस समय भारत के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने मिलकर भारत के लिए एक फ्री मार्केट रिफॉर्म्स नामक सुधार किए। यानी कि भारत एक तरह से मुक्त व्यापार के लिए उपलब्ध था दुनिया के दूसरे देशों के लिए। और साथ ही साथ एलपीजी रिफॉर्म्स भी लागू किए गए। एलपीजी का मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है जो आप घर में देखते हैं, ये मत सोचिएगा। एलपीजी का मतलब यहां पर है एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। यानी कि लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के दूसरी कंट्रीज के लिए, दूसरी इकोनॉमीज के लिए थोड़ी सी लिबरल हो गई, उधार हो गई, ताकि एफडीआई को यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंडिया में लाया जा सके। इसके साथ ही साथ प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि हमने ये देखा कि सेकेंड 5 ईयर प्लान से भारत में जो इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट था वो सरकार के हाथों में था। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश की गई थी, लेकिन सभी की सभी सरकार के साथ थी, सरकार के द्वारा स्टैब्लिश की गई थी, क्योंकि समाजवाद के सिद्धांत पर देश आगे बढ़ रहा था। लेकिन जो निजी क्षेत्र था, प्राइवेट सेक्टर था, वो उतना ज्यादा डेवलप नहीं था। तो प्राइवेट सेक्टर को भी आगे लाने के लिए यहां पर प्राइवेटाइजेशन किया गया और ग्लोबलाइजेशन।
ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण, पूरा विश्व एक बाजार है और किसी भी देश की कंपनी अपने प्रोडक्ट को हमारे देश में बेच सकती है और हम अपने देश के प्रोडक्ट्स को उनके कंट्रीज में बेच सकते हैं। साथ ही साथ सरकार ने जो बड़े बड़े पब्लिक कंपनियां थी उनमें भी अपनी जो हिस्सेदारी उसे घटाना शुरू कर दिया ताकि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा सके। तो एलपीजी रिफॉर्म्स कब लाए गए, किस पंचवर्षीय योजना में लाए गए, किस सरकार के द्वारा लाए गए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आप सभी से अब बन सकते हैं। साथ ही साथ भारत इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना, यानी कि विश्व व्यापार संगठन का हिस्सा बना। तारीख थी 1 जनवरी 1995। तो जितने भी दूसरे कंट्रीज थे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, उनके साथ व्यापार जो संधि है या जो भी रूल एंड रेगुलेशन है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत ने इस पर्टिकुलर संगठन के साथ अपने नाम को जोड़ लिया। तो अब बात करते हैं लेखा जोखा की, यानी कि पीवी नरसिम्हा राव की सरकार कितनी सफल रही। एक बात आपको और याद रखनी है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना को राव एंड मनमोहन प्लान भी कहा जाता है, यानी कि क्वेश्चन अगर एग्जाम में बनता है कि विच प्लान इज ऑल्सो नोन एज राव एंड मनमोहन प्लान, देन योर आंसर इज 8th 5-year प्लान। राव बिकॉज पीवी नरसिम्हा राव की वजह से राव प्लान, और मनमोहन प्लान बिकॉज उस समय वित्त मंत्री थे मनमोहन जी। तो संकट मोचक बनकर उभरे थे मनमोहन जी और उनकी इसी काबिलियत की वजह से आगे चल के कांग्रेस पार्टी ने उन्हें भारत में 2 बार प्राइम मिनिस्टर के तौर पर चुना था। तो लेखा जोखा आप सभी के सामने है। टारगेट ग्रोथ जो रखा था वो था 5.6%। अचीवमेंट आप यहां पर देख सकते हैं, एक्चुअल जो ग्रोथ अचीव हुई है वो है 6.8%। तो आप देख सकते हैं अभी तक किसी भी पंचवर्षीय योजना में 6.8% की जीडीपी ग्रोथ को हमने हासिल नहीं किया था। तो यहां पर एलपीजी रिफॉर्म्स के तौर पर जो सुधार किए गए थे, फ्री मार्केट के तौर पर जो सुधार किए गए थे, वो आप साफ देख सकते हैं। सरकार यहां पर पूरी तरह से सफल रही और पंचवर्षीय योजना भी। बात करेंगे 9th 5-year प्लान की, यानी कि 9वीं पंचवर्षीय योजना की। टाइम पीरियड इसका रहेगा 1997 से लेकर सन 2002 तक, यानी 97 से 2002। उस समय अगर इस पंचवर्षीय योजना की बात की जाएगी तो सबसे लंबा जो प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यकाल रहा था इस पंचवर्षीय योजना में वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब का रहा था। और जीडीपी गोल की बात करें तो 6.5% के जीडीपी गोल को यहां पर अचीव करना था 5 सालों में। अब बात करते हैं गोल की, यानी प्रायोरिटी की, कि इन 5 सालों में जो हमारी प्राथमिकता थी वो क्या थी। तो आप यहां पर देख सकते हैं ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, यानी कि विकास तो करना है, ग्रोथ तो लेनी है, लेकिन सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के साथ, यानी कि इक्वालिटी यानी कि एक समानता, सबको एक समान नजरिए से देखने वाली बात, और दूसरी जो है वो है यहां पर सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय। तो विकास तो होगा लेकिन सामाजिक न्याय और एक समानता को साथ लेकर विकास करने की बात की गई थी इस पर्टिकुलर 5-year प्लान में। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया और ऑपरेशन शक्ति को अंजाम दिया 18 मई 1998 को। डेट याद कर लीजिएगा, डेट मैंने आपको बताई है 18 मई। ये जो पर्टिकुलर डेट मैंने आपको बता रहा हूं 18 मई, ये जो डेट है वो आपकी फर्स्ट जो न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट हुआ था ये उसकी है, यानी कि 18 मई 1974, 18 मई 1974 को पहली बार भारत ने न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट किया और जगह थी पोखरण, जो कि राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। और पोखरण 2 के नाम से जाना जाता है ये पर्टिकुलर बॉम्ब का टेस्ट, जो कि हुआ था 11 मई 1998 को। तो दोनों तारीखों को याद रखिएगा। पहली बार बॉम्ब टेस्ट हुआ वो हुआ आपका 18 मई 1974। इंदिरा गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर थी और उस पर्टिकुलर बॉम्ब टेस्ट का कोड नेम था आपका स्माइलिंग बुद्धा। जबकि दूसरा जो बॉम्ब टेस्ट हुआ था वो हुआ था आपका 11 मई 1998 को, कोड नेम था आपका ऑपरेशन शक्ति, और प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे भारत के फॉर्मर प्रेसिडेंट 11th प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम साहब। तो पोखरण इसीलिए काफी फेमस जगह है क्योंकि यहां पर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट हो चुके हैं और भी कई तरह के यहां पर रिसर्च और टेस्ट वगैरह होते रहते हैं। अगर बात की जाए पोखरण की, तो पोखरण शब्द का मतलब होता है द प्लेस ऑफ 5 मिराजेस। ओके, तो ये सारी चीजें आपके लिए जानना जरूरी है। और इसके बाद भारत ने अपनी जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो भी जगजाहिर की कि हम कभी भी किसी दुश्मन देश पर पहले हमला नहीं करेंगे। ओके, और अगर हम पर हमला होता है तो हम इसका जवाब जरूर देंगे। तो भारत ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया 11 मई 1998 को, इसीलिए ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। और 11 मई को भारत ने अपना जो तकनीक का इस तरह का प्रदर्शन किया है ना, इसी वजह से इस पर्टिकुलर डे को नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय तकनीकी दिवस के तौर पर भी सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद भारत का एक और युद्ध होता है पाकिस्तान के साथ, वो होता है कारगिल वॉर। कारगिल की चोटियां जम्मू एंड कश्मीर का लेह और लद्दाख का इलाका था जहां पर कारगिल की चोटियां लोकेटेड है और वहां पर पाकिस्तान के घुसपैठियों को भारत ने मार भगाया। और इसी क्रम में
अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और इसी क्रम में कारगिल विजय दिवस के तौर पर 26 जुलाई को हर साल शहीदों को याद करने के लिए हम लोग 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के तौर पर भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये कुछ दो बड़ी घटनाएं थी जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल के दौरान हुई। और जो ग्रोथ थी पंचवर्षीय योजना की, वो भी मैं आपको बता रहा हूं कि 6.5% की जीडीपी गोल को रखा गया था, लेकिन एक्चुअली में जो अचीव हो पाया वो हो पाया 5.4%। थोड़ा बहुत आप इसका ब्लेम कह सकते हैं कारगिल युद्ध, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि ये जो दौर था इसमें अगर हम ये कहें कि हाँ लगभग ये पंचवर्षीय योजना लगभग सक्सेसफुल मानी जा सकती है, क्योंकि लगभग 1% यहां पर हम पीछे थे गोल को अचीव करने में। तो अटल बिहारी वाजपेयी 9वीं पंचवर्षीय योजना यहां पर समाप्त होती है और 10वीं पंचवर्षीय योजना भी लागू की जाती है सन 2002 में और 2007 तक ये पंचवर्षीय योजना आपकी चलेगी। जीडीपी गोल की बात करें तो काफी इंक्रीज किया गया, 8% पर जीडीपी गोल लाया गया और प्रधानमंत्री थे भारत के अटल बिहारी वाजपेयी। मेन ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें, क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, उद्देश्य थे 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, तो आपके सामने है कि 8% का जीडीपी गोल अचीव करना था प्रति वर्ष, यानी कि प्रत्येक साल 8% का जीडीपी गोल अचीव होना चाहिए। साथ ही साथ रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी रेट बाय 5% बाय 2007। सन 2007 तक, यानी कि जब इस पंचवर्षीय योजना की समाप्ति होगी, भारत की जो गरीबी दर है, पॉवर्टी रेट है, वो 5% कम से कम नीचे आनी चाहिए, यानी कि 5% गरीब गरीबी रेखा से ऊपर हो जाने चाहिए। साथ ही साथ बात करें इस पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान की, तो काफी बड़ा जो हिस्सा था वो यूपीए गवर्नमेंट का भी रहा है। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे भारत के और उसी समय महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि शॉर्ट में जैसे हम कहते हैं मनरेगा, इसे 2005 में लागू किया गया। इज एन इंडियन लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर दैट एम्स टू गारंटी द राइट टू वर्क, यानी कि काम का अधिकार देने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार योजना शुरू की गई, जिसका नाम है मनरेगा, जहां पर मजदूरों को प्रतिदिन काम का अधिकार यह सुनिश्चित किया गया। तो कई बार एक्ट का नाम पूछ लेता है और इसका पर्टिकुलर ईयर पूछ लेता है, जो कि आपको यहां पर बताना होगा। मनमोहन सिंह सरकार का काफी लंबा समय रहा, तो अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान की, तो गोल रखा गया था 8.0%, लेकिन अचीव हुआ है 7.6%। योजना को पेश किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, इसी वजह से इमेज यहां पर उनकी लगी हुई है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब की बात करें तो 25 दिसंबर इनका जन्मदिन होता है, जिसे गुड गवर्नेंस डे के तौर पर भी सेलिब्रेट किया जाता है। याद आया तो मैंने बताया। बात करते हैं 11th 5 ईयर प्लान की, यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की। मनमोहन सिंह सरकार सत्ता में थी और 2007 से लेकर 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना आपकी चलती रही। टारगेट ग्रोथ काफी ज्यादा था, 9% जीडीपी गोल का यहां पर लक्ष्य रखा गया था। बात की जाए यहां पर प्रायोरिटी की, यानी कि प्राथमिकता की, तो प्राथमिकता थी आपकी टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि तीव्र और अधिक समावेशी विकास। समावेशी विकास का मतलब है इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि विकास में सबका समावेश हो, चाहे वो निम्न वर्ग हो लो लेवल, चाहे वो मीडियम यानी कि मध्यम वर्ग हो मीडियम लेवल, चाहे वो हाई लेवल या रिच फैमिलीज ही क्यों ना हो, विकास में सबका एक समान इंक्लूजन होना चाहिए, समावेश होना चाहिए। तो इसी मोटिव और प्राथमिकता के साथ 11वीं पंचवर्षीय योजना आपकी आगे बढ़ती है। कुछ और अगर हम गोल्स की बात करें तो रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट टू लेस देन 5% अमंग द एजुकेटेड यूथ, यानी कि जो पढ़ा लिखा युवा है उसके बीच में जो बेरोजगारी है उसकी दर को 5% तक कम करना था। इसके साथ ही साथ जो आपका मल न्यूट्रिशन है, यानी कि कुपोषण जो हमारे देश में फैला हुआ था, जो कि बच्चों की बात करें 0 से लेकर, यानी कि बच्चा जब पैदा होता है से लेकर 3 साल की उम्र तक, हमें उस लेवल को हाफ करना था जो उस समय था। यानी कि कुपोषण से लड़ना और बेरोजगारी से लड़ना इस पंचवर्षीय योजना के 2 और मुख्य उद्देश्य थे। बात करते हैं लेखा जोखा की, कंक्लूजन पार्ट की, तो मनमोहन सिंह कहां तक खरे उतरते हैं। तो जीडीपी टारगेट किया गया था 9% और अचीव हो पाया 8% के अप्रॉक्स। तो यहां पर मनमोहन सिंह सरकार बिल्कुल सफल है। 8% की जो जीडीपी ग्रोथ थी उस समय, क्योंकि बात की जाए सन 2008 की, तो वैश्विक स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पर रिसेशन छाया हुआ था। रिसेशन की शुरुआत हुई थी, आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई थी अमेरिका में 2008 में, और ये जो टाइम पीरियड है 2007 से लेकर 2012, तो 2008 की वैश्विक मंदी, इंटरनेशनल रिसेशन भी भारत के इस जीडीपी गोल को कम नहीं कर पाई। 1% जो जीडीपी यहां पर आपको कम दिख रही है, उसका कारण है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैली हुई आर्थिक मंदी। ओके, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे 12th 5 ईयर प्लान की। मनमोहन सिंह फिर से सत्ता में थे, यूपीए 2 की गवर्नमेंट थी, गठबंधन सरकार थी। जीडीपी का टारगेट जो रखा गया वो रखा गया 9%।
लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद थोड़ा ये लगा कि ये टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा, तो इसे रिवाइज करके 8% तक लाया गया। यानी कि शुरुआत में 9%, लेकिन बाद में इसको रिवाइज करके 8% किया गया जीडीपी का टारगेट। प्रायोरिटी की बात करें तो फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल का मतलब होता है टिकाऊ, जो टिकता हो, सस्टेन हो, है ना। हम कोई सामान खरीदते हैं तो बोलते हैं ना काफी टिकाऊ है, काफी लंबे समय तक चलता है। तो हम जो समावेश कर रहे हैं, हम जो तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं, विकास कर रहे हैं, विकास में सबका समावेश लेकर चल रहे हैं, यह भी टिकाऊ होना चाहिए, यानी कि बहुत ही ज्यादा सस्टेनेबल होना चाहिए। तो इसी मोटिव के साथ, प्राथमिकता के साथ सरकार आगे बढ़ रही थी 12वीं पंचवर्षीय योजना में। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट की बात करें तो 4% के हिसाब से प्रतिवर्ष कृषि क्षेत्र को डेवलप करना था। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट की बात करें तो 10% प्रतिवर्ष की दर से आगे बढ़ना था। ये दो और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि इन 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एग्रीकल्चर सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ग्रोथ रेट कितने और क्या थे। साथ ही साथ 10% रिडक्शन इन पॉवर्टी एंड क्रिएट 50 मिलियन न्यू जॉब्स, यानी कि गरीबी दर में भी 10% की कमी करना और साथ ही साथ 50 मिलियन नई नौकरियों का सृजन करना, उनको उत्पन्न करना, लोगों के लिए नई नौकरियां निकालना, यह सरकार ने यहां पर प्रायोरिटी सेट की, प्राथमिकता सेट की। और बात करते हैं अब लेखा जोखा की, यानी कि कंक्लूजन की, तो हमें मालूम है कि 9% पहले जीडीपी टारगेट रखा गया था, जिसे रिवाइज करके 8% तक ले आया गया। एक्चुअल ग्रोथ की बात करें, फाइनली कितना अचीव होता है, तो एनडीसी की रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार 8% जीडीपी अचीव किया गया था जब यह पंचवर्षीय योजना लगभग खत्म हुई। जबकि 8% जीडीपी की बात करें, कुछ किताबों में आपको थोड़ा ऊपर नीचे मिलेगा, किसी में 8.1 भी मिल सकता है, किसी में 8.2 भी मिल सकता है, लेकिन जो सरकारी आंकड़ा है वो है 8%, जिसे आपको याद रखना है। बात की जाए आपके एग्जाम्स की, तो आपके एग्जाम में पंचवर्षीय योजनाओं से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो क्लियर ना हुआ हो या कोई फैक्ट क्लियर ना हुआ हो तो एक बार वीडियो को जरूर रिवाइज कर लें और सारे फैक्ट्स को नोट करते चलें। यहां से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। इतिहास के सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आप ये जानते हैं कि 1947 में आजादी तक देश के साथ क्या हुआ, लेकिन आजादी के बाद से लेकर आज तक का जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं इन पंचवर्षीय योजनाओं में छुपा हुआ था, जो कि हमने आप सभी के साथ डिस्कस की। उम्मीद है सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। वीडियो गुरु देखने के लिए धन्यवाद, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद, और इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे अगले लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।